जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे हम क्लास 10th मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आपको पता है कि टोटल 15 चैप्टर है। हम लोग यहाँ पर एक ही करके समझेंगे। बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो उम्मीद है, आशा है कि आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक ना, यहाँ पर चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक ना, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग के एग्जाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि √81/2 है एक, मतलब √81/2 कौन सा कैसा संख्या है, परमेय संख्या है या अप्रमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है। ठीक ना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को हम बहुत अच्छा से क्लियर कर चुके हैं कि परमेय क्या होता है, अप्रमेय क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सभी का वीडियो बनाया हुआ है ऑल चैप्टर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि √81/2 है, क्या है, परमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, सी में पूर्णांक संख्या, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको कुछ करना नहीं है, हमको पता है कि 81 बटा कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। देखिए 81/2 दिया है। देखिए तो 81 है तो 81 लिख सकते हैं, 9 गुणे 9 लिखेंगे। ठीक ना, अब बटा में कितना है, 2 है। देखिए आपको पता है कि हमेशा रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, दो को जोड़ा लगाते हैं, दो में से एक निकालते हैं। देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो 2 9 में से एक 9 निकाल देंगे तो रूट आपको कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यों कैंसिल होता है, आपको बेसिक गणित का जड़ पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता चुके हैं। है ना, इसलिए करा, जिसको भी लगता है गणित का जड़ हमको कमजोर है तो आप देख सकते हैं, ऑलरेडी सब चीज का वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देखिए ना। अब देखिए 2 में से को निकाल दिए तो रूट कैंसिल हो गया। अब बटा में जो 2 है 2 हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर P/Q के रूप में आ गया। क्या आ गया, P/Q के रूप में आ गया। और आपको पता है कि परमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब बटा में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है, P और Q पूर्णांक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ 9 और 2 दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन हो गया सही, परमेय संख्या। क्या हो गया, परमेय संख्या। आपको पूरा हम कंडीशन के साथ हम बताएंगे, क्योंकि मैथ है बाबू, मैथ को याद करना नहीं है, मैथ को समझना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है दूसरा क्वेश्चन, कि दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पर कि 192 के, ध्यान दीजिएगा, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर आपको 192 का एलसीएम निकालना है। आपको तो पता है एलसीएम क्या होता है। ठीक है, आपको यहाँ देखिए 192 कर रहा है ना, 192 का एलसीएम निकालिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 से लगाते हैं। ठीक है, 2 से लगाएंगे तो कितना हो गया, आपको देखिए 2 9 18 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 19 है, यहाँ 1 बच गया तो 2 छक 12 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 चौके 8 हो गया। ठीक, और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ जाएगा तो हो गया 16, तो 2 8 हो गया 16। ठीक ना, अब 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया, आपको 24 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे तो आपको 12 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे तो 6 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे तो 3 आ गया। ठीक ना, हम लोग बचपन में एलसीएम बनाते थे। ठीक है, देखिए ध्यान से, हमको एलसीएम बनाने आता था, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि जो आपको यहाँ पर 2 2 लिख रहे हैं, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, ये सब क्या अभाज्य संख्या है। यहाँ पर बोल दिया कि 192 के, ध्यान दीजिएगा, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब क्या है, आप लोग पढ़ा चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब है कि जो खुद से कटे और एक से कटे, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। और देखिए ना, हम लोग जितना भी एलसीएम करते हैं वो सब क्या अभाज्य गुणनखंड है, इसमें आपको कोई सोचने का जरूरत नहीं है। हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं एलसीएम बनाने के लिए। ठीक है, और एलसीएम में हम लोग शुरू से अभाज्य गुणनखंड ही लेके चलते हैं, लेकिन हमको ये बचपन में ये नहीं पता था कि अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम इसको गुना करते थे। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 क्या गो है, 2 देखिए तो 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग 2 के पावर 6 लिखते थे, गुने 3 कितना है जी, 3 एगो है। अब देखिए क्वेश्चन को हम बोलते हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ना तो आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमको पूछ क्या रहा है। ठीक ना, और हमको जवाब किसका देना है। तो बस आप लोग क्वेश्चन को 1 ना 2 बार या 3 बार, जब तक समझ में नहीं आए तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ना जान गए ना, तो बनाने में आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगा। ठीक ना, तो देखिए कह रहा है
कि 192 के, ध्यान दीजिए, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? घातांक मतलब क्या हुआ? पावर, ठीक ना। तो देखिए 2 का पावर कितना है जी? 6 है। 2 का पावर कितना है? 6 है। यहाँ पर कितना है? 6 है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में कौन हो जाएगा? आपको 6 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपको इसकी जगह पर कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक ना। यहाँ पे 192 की जगह आपको 209 दे देगा या जो भी दे दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको उसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक ना। बस इतना समझिए, अभाज्य गुणन कहेगा तो आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है, ठीक। एलसीएम निकालने के बाद देखिएगा कि किसका घात हमको पूछ रहा है, किसका घातांक पूछ रहा है। जिसका घातांक पूछेगा उसका यहाँ पर जवाब देना है, ठीक है। अब देखिए, अब यह तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि भाग एल्गोरिथम, ध्यान दीजिएगा, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, देखिए आपको पढ़ा चुके हैं, है ना, आपको पूरा पढ़ा चुके हैं चैप्टर। तो आपको चैप्टर 1 में पढ़ाए थे हम एल्गोरिथम, ठीक ना, विभाजन एल्गोरिथम पढ़ाए थे आप लोग के। तो वहां पर देखते होंगे, वहां पे एक फॉर्मूला आया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको फॉर्मूला कहाँ से निकलता है वो भी पूरा क्लियर कर चुके हैं। जो वीडियो नहीं देखा है तब जाकर देख लीजिए चैप्टर 1 से, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ फॉर्मूला भी दिया हुआ है, यहाँ कुछ करना नहीं है। यदि भाग एल्गोरिथम इतना फॉर्मूला दिया है, में ए बराबर भी दिया हुआ है, जो ए का मान यहाँ दिया हुआ है, क्यू के मान भी दिया हुआ है, क्यू के मान भी दिया हुआ है, तथा आर बराबर 0 हो तो बी का मान क्या होगा। देखिए फॉर्मूला दिया है बाबू, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 यहाँ पर आपको है, ठीक है। 4 को मैं ई दे दिया, आपको 3 ठो दे दिया, आपको निकालना बी का मान, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है। देखिए हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है, ये आपको फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि ए बराबर क्या है? 72। तो ए की जगह पर क्या कर दीजिए? 72 बराबर बी। देखिए बी हमको निकालना है, तो बी निकालना है तो बी को छोड़ दीजिए। बी क्यू कहने का मतलब है कि बी गुने, क्योंकि दोनों आपस में गुना में है, ठीक है। तो क्यू कितना है जी? तो क्यू देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 हो गया, प्लस आर कहाँ पर? देखिए आर कितना दिया? 0। जो दिया है ना बस उसको रख दीजिए, यहाँ पर बराबर है तो यहाँ पर हम लोग याद देंगे, ठीक ना। ये आपको रफ में करना है, और वो भी आपको सबसे लास्ट पेज में। और देखिए अगर आप लास्ट पेज में आप यहाँ पर देखेंगे तो आप वहां पर रफ कीजिएगा तो एग्जामिनर समझता है ना कि नहीं ये बच्चा खुद से बनाया है, तो खुश होके एक आध 2 नंबर एक्स्ट्रा भी दे देता है, ठीक ना। तो बात वही कर रहा है, हमेशा आपको रफ करना है सबसे लास्ट पेज में, ठीक ना। तो वही बात कर रहा है। देखिए ये आपको हो गया 72 बराबर, ये तो खुद 0 हो गया, ठीक ना। तो 8 गुने बी, तो कितना हो गया? 8 बी। तो बी बराबर कितना हो गया जी? 72 बटा, ये गुना में है तो बटा में आ जाएगा, ठीक ना। तो 8 9 72। तो देख रहे हैं कि बी का मान कितना आ गया? तो बी का मान हमको आ गया 9 आ गया, ठीक ना। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में कौन हो गया? बी बराबर कितना हो गया? बी का मान 9 हो गया। समझ गए ना। और कुछ करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव आपको इजी आएगा। इजी तभी होगा जब आप पढ़िएगा। जो बच्चा पढ़ भी नहीं करेगा उसको टेंशन तो होगा, ठीक ना। टेंशन उसी को हो सकता है जो पढ़ेगा नहीं। अब मान लीजिए जो रेगुलर बच्चा पढ़ रहा है डेली, तो उसको क्या टेंशन है? जितना पढ़ेगा वही आपको हमेशा बोलते हैं रेगुलर पढ़िए। अगर आप रेगुलर पढ़िएगा ना तो आपको कभी जिंदगी में टेंशन नहीं होगा। टेंशन उसी को हो सकता है जो पढ़ता नहीं है, ठीक ना। बात वही कर रहे हैं, और टेंशन लेना भी नहीं चाहिए। देखिए 4 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किसका 10 मोलर प्रसार शांत है। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका 10 मोलर प्रसार शांत है। शांत और अशांत आप लोग पढ़ा चुके हैं। अगर बटा में बोले थे, अगर बटा में 2 और 5 रहेगा, 2 और 5 रहेगा तो उसको शांत बोलते हैं, ठीक है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए बटा में, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो उसको हम अशांत बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अशांत रखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिसके वजह से अशांत आ रहा था, जिसके वजह से अशांत आ रहा था वो कहीं ना कहीं ऊपर वाला से कट रहा है कि नहीं। अगर नहीं कटेगा तो अशांत तो है, लेकिन कट जाएगा तो फिर शांत हो जाएगा, ठीक ना। और आप लोग अभी पता नहीं चला होगा हम क्या बोले, ठीक ना। इसलिए आप जाके लेक्चर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर आप लोग को बता रहे हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका 10 मोलर प्रसार शांत है। आपको शांत यहाँ पर देखिए 2 दिया है, आपको ऑप्शन मिलाते हैं पहले, ठीक है। ऑप्शन ए देखते हैं पहले कि 2/15 है, तो 2/15 है तो हमेशा हमको नीचे वाला के फर्क है, ठीक है। हमेशा नीचे वाला देखना है। ये आपको अंश हो गया, ये आपको हर हो गया, ठीक। हमेशा हमको हर पर ध्यान देना है। ध्यान देखिए 15 है तो 15 का तोड़िएगा 3 गुने 5 आ गया, 3 गुने 5 आ गया। अभी आप लोग को बताया है कि अगर शांत यहाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? शांत पूछ रहा है। देखिए शांत,
और शांत में हमेशा बटा में 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है ना। 2 हो या 5 हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 और 5 के अलावे कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो बात वही कर रहा है, 15 में 3 आ गया, ठीक है, हमको 5 या 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ गया, ये आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए नहीं होगा, इसको हम अच्छा से लिख देते हैं। देखिए अब यहाँ क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन बी। तो बी में कितना बटा में 160 है, तो 160 के जब तोड़िएगा बाबू, तो देखिए 160 के जब तोड़िएगा तो 2 से कीजिएगा तो कितना हो गया 80, 2 से कीजिएगा 40, 2 से कीजिएगा 20, 2 से कीजिएगा 10, 2 से कीजिएगा 5। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, हो सकता नहीं 100% होगा। अब देखिए अब हम यहाँ पर मिल गया हमको, तो हम लोग आगे क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए अगर 60 के भी निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर 60 के निकालते हैं तो 2 से 30 हो गया, ठीक है, 2 से 15 हो गया, फिर 3 यहाँ पर आ गया, तो कहीं ना कहीं 3 आ गया हमको, ठीक है, लेकिन हमको 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है, इसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 आ गया, तो यह भी आपको ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। डी देखिए, डी में क्या में बटा में 35 है, तो 35 को तोड़िए ना 7 गुने 5 होगा, 5 तो है लेकिन 7 नहीं है, ठीक ना, इसलिए ये भी आपको नहीं होगा। तो निम्नलिखित में से किसका 10 मोलर प्रसाद शांत है, तो शांत के लिए हमेशा याद रखिएगा बटा वाला मतलब हर वाला हमेशा 2 और 5 होना चाहिए, ठीक ना। 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई और दूसरा नहीं होना चाहिए। ओके, अगर दूसरा कोई आ जाएगा तो उसको हम शांत नहीं बोलेंगे, अशांत बोलेंगे, ठीक। अब देखिए बच्चों क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन को बोल रहे हैं, पढ़िए समझिए। देखिए निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या नहीं है, कह रहा है कि अप्रमेय संख्या नहीं है। और बहुत सा बच्चा सोचेगा अरे भाई यहाँ अप्रमेय संख्या की बात करेगा, आगे नहीं पढ़ेगा छोड़ देगा, और आगे नहीं पढ़ेगा तो गया काम से, ठीक ना। तो बातें हम देखिए यहाँ पढ़िए, अप्रमेय संख्या नहीं है, अप्रमेय संख्या नहीं है इसका मतलब अप्रमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब प्रमेय संख्या है। अगर आपको कोई पूछता है कि अप्रमेय संख्या नहीं है, साफ साफ बोला अप्रमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परमेय संख्या हमको पूछ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये भी आपको क्या है, परमेय संख्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है। परमेय संख्या ना देके आपको बोल दिया कि अप्रमेय संख्या नहीं है, मतलब अप्रमेय संख्या नहीं होना चाहिए, इसका मतलब परमेय संख्या होना चाहिए, ठीक। तो देखिए इनमें से आपको परमेय कौन है, तो देखिए 2 + √3, 2 तो परमेय है लेकिन √3 परमेय नहीं है, ठीक ना, इसलिए ये भी आपको परमेय नहीं होगा। यहाँ देखिए ये भी आपको परमेय नहीं होगा। यहाँ पर 3 और 5 है, ये भी आपको परमेय नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 और 5 पर आपको रूट है, ठीक ना। मोटा मोटी समझिए कि जिस पर रूट रहेगा उसको अप्रमेय बोलेंगे, और जिस पर रूट हट जाएगा उसको परमेय बोलेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ डी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर √12/3 है, √12 कितना है 3 है, तो 3 देखिए 12 और 3 दोनों रूट में था, इसलिए हम यहाँ दोनों के एक में कर दिए, और 3 चौके 12, तो कितना है रूट में 4 आ गया, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक ना, 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए यहाँ देख रहे हैं कि डी ऑप्शन का यहाँ पर रूट से बाहर निकल गया, ठीक ना। जो रूट से बाहर निकल गया उसी को तो परमेय बोलते हैं, क्योंकि ये p/q के रूप में है, ठीक है, क्लियर। चलिए छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। देखिए अब यहाँ पर साफ साफ कर दिया है कि कौन परमेय संख्या है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट पूछा है कि परमेय संख्या कौन है, ठीक। अब देखिए इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं गणित का जड़ कमजोर होगा। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, बस आप लोग देखिए, अगर आप नहीं छापे हैं तो इसको देख लीजिएगा, ठीक ना, वीडियो को रोक लीजिए और अच्छे से यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे, ठीक ना। तो हम इसको मिटाते हैं, हम इसको क्या करते हैं मिटाते हैं, बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा ना। और इसी तरह से आगे भी वीडियो आपको कल मतलब डेली आपको वीडियो आएगा, ठीक ना, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि 10th का एग्जाम है, तो कोशिश करेंगे कि आप लोग को डेली वीडियो हम एक बना देंगे, ठीक ना। बस आप लोग मन लगा पढ़िए, जब आप लोग मन लगा पढ़िएगा ना तो हमको मन करेगा कि नहीं हमको भी कुछ करने पड़ेगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है
परिमेय संख्या देखिए पहला ऑप्शन क्या है 64 प्लस 36। पहले देखिए बच्चा लोग क्या करता है ना, यहाँ पर 64 को निकालेगा 8, फिर 36 को 6, ऐसे नहीं होगा। पहले रूट के अंदर जोड़ना है तो जोड़िए, जोड़ने के बाद वर्गमूल निकालिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ पहला ऑप्शन क्या है 64, 64 है, रूट में 64 प्लस 36 कितना है 64 प्लस 36। तो पहले दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद क्या होगा 100 आएगा, ठीक। अब 100 का रूट है, ठीक ना, रूट का मतलब वर्गमूल है कि नहीं। यहाँ पर 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, कितना होता है 10 होता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर रूट से बाहर निकल गया, तो रूट से बाहर निकल गया, यही तो परिमेय संख्या है, इसी को हम बोलेंगे ऑप्शन ए सही है, ठीक ना। अब देखिए अब एक बच्चा बोलिए कि नहीं हमको बी सी डी प्रूव कर बताइए कि परिमेय संख्या नहीं है। देखिए यहाँ बी में क्या 25 25 50 हो गया, अब 50 का क्या वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 49 49 को जोड़िए तो आपको कितना आ गया 98 आएगा, कितना आएगा 98। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भी आपको 98 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए 36 36 72 होता है, तो 72 भी रूट में है, तो 72 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, तो ये भी आपको गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन हो गया, इस सही हो गया। सातवां क्या है कि एक परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, एक परिमेय संख्या और एक अप्रमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। देखिए कह रहा है कि एक परिमेय संख्या लीजिए और एक अप्रमेय संख्या लीजिए और हमको बताइए कि दोनों को जोड़ेंगे परिमेय और अप्रमेय के तो हमको कौन सी संख्या आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई परिमेय संख्या 2 ले लिए, ठीक है, 2 लिए, आपको मन है कुछ भी ले सकते हैं, और ये आपको परिमेय हो गया, ये आपको परिमेय हो गया। और एक मान लीजिए रूट 2 ले लिए अपर में, हो गया अपर में ले लिए, ठीक। अब देखिए अब दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि कह रहा है कि एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ले लिए, ठीक, और एक अपरिमेय संख्या का योग, योग मतलब जोड़ना, दोनों को जोड़ दीजिए 2 प्लस रूट 2, ठीक ना। इसके जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 2 है तो रूट 2 ही लेंगे, नहीं, आपको कुछ भी ले सकते हैं। हमेशा याद रखिए बाबू, अगर परिमेय संख्या का जोड़ेंगे, अगर दो परिमेय संख्या का आपस में जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगा, लेकिन अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों को जोड़ेंगे ना तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है, ठीक ना। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होता है, तो हमेशा बोलिएगा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लिखिए, आगे हम कुछ और देखते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपको बता चुके हैं कि पूर्णांक क्या होता है, ठीक ना। पूर्णांक हम उसे बोलते हैं जिसमें पूरा पूरा अंक होना चाहिए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि 0 से आगे और 0 से पीछे, 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, ठीक ना, और 0 से पीछे -1 -2 -3 इस प्रकार से पीछे जाएगा, कहां तक, माइनस इन्फिनिट तक, ठीक ना। तो कर रहा है यहाँ पर कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, ध्यान दीजिए धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब हमेशा 0 से ऊपर होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि धनात्मक बोल रहा है। तो आपको पता है कि धनात्मक मतलब प्लस होता है, ठीक ना, तो प्लस में मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कह रहा है कि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। देखिए यहाँ से धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब सम संख्या है। क्या है, सम पूर्णांक है। आपको पता है कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है, और जो 2 से नहीं कटे उसको बोलते हैं विषम संख्या, ठीक ना। तो यहाँ पर कह दिया है कि विषम पूर्णांक नहीं है, विषम पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब सम संख्या है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, आपको पकड़ना है कि कौन इसमें आपको सम संख्या है, ठीक ना, क्योंकि बोल दिए कि विषम पूर्णांक नहीं है, विषम पूर्णांक नहीं है इसका मतलब सम संख्या है, ठीक। अब देखिए यहाँ भी 8 क्यों है, 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 तो सब सेम है, यहाँ कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कौन सम संख्या है, तो देखिए तो 8 क्यों के बाद प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है। तो आप बताइए कि 1 4 3 7 में कौन सम संख्या है, ठीक है। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो देखिए तो 1 2 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, 4 कटेगा, जी कटेगा, 3 नहीं कटेगा,
7 नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पूछ रहा है विषम पूर्णांक नहीं है। देखिए विषम पूर्णांक नहीं है इसका मतलब सम संख्या, ठीक ना, सम पूर्णांक पूछ रहा है। सम पूर्णांक उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक ना। तो देखिए 2 से आपको ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो हमको बस ये ध्यान देना है क्योंकि बाकी आपको सब में सेम है, ठीक ना, कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है। तो देखिए चारों में कि कौन 2 से पूरा पूरा कटेगा, ठीक है। अब देखिए 9वां नंबर क्या कर रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का मसा ज्ञात करें। दो लगातार सम संख्या, आपको पता है सम संख्या हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। 2 4 6 8 10, ठीक ना। धनात्मक हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, ठीक ना। 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार से जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होगा? मसा मतलब क्या होता है? एचसीएफ। एचसीएफ बोलते हैं मसा को, और लसा मतलब एलसीएम, ठीक है। अब देखिए मसा पूछा है दो लगातार सम संख्या है, तो मान लीजिए ई दोनों में से ले लीजिए, या कोई ई दोनों में से ले लीजिए, चाहे ई दोनों में से ले लीजिए, लेकिन हमेशा लगातार होना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि यहाँ से एक उठा ले एक यहाँ से उठा ले, नहीं, हमेशा लगातार होना चाहिए, एक के बाद एक, ठीक ना। तो 2 के बाद 4 ले, मतलब 2। देखिए साफ साफ कह रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का मसा ज्ञात करें। दो लगातार 2 4 का मसा निकाल दीजिए, ठीक ना। तो 2 दूना के 4 पूरा पूरा कट गया, ठीक है। या 4 6 में निकाल दीजिए, या 6 8 में निकाल दीजिए, या 8 10 में निकालिए, या 10 12 में निकालिए। आपको हमेशा एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक ना। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, उनका एचसीएफ कितना दिया है और एलसीएम ज्ञात करें, ठीक ना। ये आपको सब्जेक्टिव में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। देखिए ध्यान कुछ नहीं देना है, बस आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग सोचिएगा कि ध्यान भी नहीं देना है, अब बस ध्यान भी देना है। देखिए हम आप लोग को पढ़ाए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब बताइए हम किसी का एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे, उसमें तो दो संख्या होगा, ठीक ना, अकेले तो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। अब देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया है? 8670, ठीक ना, दिया हुआ है, और उनका एचसीएफ 17 दिया है। देखिए बराबर बराबर हो गया, एलसीएम को पूछ रहा है छोड़ दीजिए, गुणे एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ कितना? एचसीएफ कितना दिया? 17, तो यहाँ पर 17 ले देंगे। हमको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम को ले लीजिए, ठीक ना। एलसीएम बराबर कितना है? 8670, ठीक ना। अब 17 है गुना में है, ये बटा में आ जाएगा, ठीक। अब 17 से काटिए, 17 से काटिएगा तो 500 कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 500। यहाँ पे देखिए 17 से काटिएगा तो आपको 510 आएगा। कितना आएगा? 510 आएगा। आप भाग देके देख लीजिएगा, ठीक ना। 17 पचे 85, तो कितना बच गया? 1 बच गया, ठीक। अब एक साथ देखिए ना, 17 से भाग दीजिए, आपको अगर दिक्कत है ना तो भाग दीजिए। 17 पचे 85 कट गया, 6 में से 5 गया, 1 बचा, अब 17 आ गया, तो 17 देखिए 17 एकम 17 हो गया, पूरा पूरा कट गया, तो बचा कौन? 0, यहाँ लिख दिए, ठीक ना। देख रहे हैं 510 आ गया। कितना आ गया? 510 आ गया, तो ऑप्शन में 510 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना। कोई भी आपको ऐसा भी हो सकता है कि दो संख्या का गुणनफल दिया है और यहाँ पे एचसीएफ ना देके एलसीएम दे देगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एलसीएम की जगह पे लिख दीजिएगा, और एचसीएफ नहीं देगा तो आपको एचसीएफ के सेम लिख दीजिएगा, ठीक ना। और जो आपको निकालने के लिए कहेगा आप वहां से निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए अब 11 नंबर बहुत शानदार है, यहाँ पर आपको देख के पकड़ लेना है ना कि यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए यदि 130 बराबर, ध्यान दीजिएगा, यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि 130 को हम लिख सकते हैं 15 गुने 8 प्लस 10। ये कौन सा फॉर्मूला पर है? ये आपको यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला पर है, ठीक ना। यहाँ पर फॉर्मूला पढ़े होंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अभी आप लोग को बताया हम कि एल्गोरिथम का फॉर्मूला है, ठीक ना। ए क्या हो गया? आपको बड़ा संख्या, बी क्या हो गया? छोटा संख्या, क्यू क्या हो गया? भागफल, और आर क्या हो गया? शेषफल, ठीक ना। अगर आपको शेषफल 0 आ गया, सुनिए, अगर शेषफल आपको 0 आ गया, इसका मतलब समझ लीजिए कि एचसीएफ इसमें बी वाला होगा। क्या होगा? बी वाला क्या होता है? एचसीएफ होता है। आप लोग बहुत डिटेल से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि यदि इतना 130 बराबर इतना है एवं
15 बराबर इतना है तो मसा मसा मतलब एचसीएफ, मसा मतलब हमेशा एचसीएफ समझिएगा, क्या होता है एचसीएफ होता है, और लसा मतलब एलसीएम होता है, ठीक है ना। हमें यहाँ पर एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है ना, किसका 130,15। तो हमको ज्यादा दूर नहीं जाना है, हमको निकालना वाला कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए 130 के निकाले तो यहाँ पर 15 गुने 8 प्लस 10 आ गया, ठीक। और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आर आर यहाँ पर है ना, देखिए तो ए बराबर, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। तो आर यहाँ पर 10 है, इसका मतलब ये आपको एचसीएफ नहीं होगा, एचसीएफ तब होगा जब आर 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एवं 15 कितना है जी 5 गुने 3 प्लस 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आर की जगह पर 0 आ गया, जब आर की जगह पर 0 हो गया तो यहाँ पर जो बी है ना, बी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी है ये क्या होता है एचसीएफ होता है, क्या होता है एचसीएफ होता है। तो देखिए तो यहाँ पे एचसीएफ बराबर कितना दिया 5 दिया है, इसलिए ये ऑप्शन में आपको 5 लग गया, डायरेक्ट आपको 5 मारना है, ठीक है। और ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, आपको पता है कि एचसीएफ यहाँ पर एचसीएफ अगर जिस समय निकलेगा उस समय आपको आर 0 आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि अगर हमको सपोर्टेड कि हमको 2 से 5 में भाग देना है, ठीक है ना, एचसीएफ निकालना है, तो क्या करते हैं 2 दूना के 4 करते हैं, तो 1 आ गया। एचसीएफ में क्या करते हैं जो 1 आया शेष पर वो फिर से हम 2 से में देंगे, 2 में भाग, 2 एकम 2, तो पूरा पूरा कट गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको पूरा पूरा कट गया, तभी तो हम इसको बोलते हैं कि एचसीएफ बराबर कितना हो गया जी 1 हो गया। क्या होता है 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 काट रहा है, ठीक है ना। तो जब 1 यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा 1 भी 0, यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है, शेष पर कुछ नहीं बच रहा है, इसी को तो बोलते हैं, इसी को ए बोलते हैं। ये आपको बी हो गया, और ये आपको क्या हो गया, ये आपको क्यू हो गया, ये आपको आर हो गया। तो देखिए तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो बी किसको बोलते हैं, बी बी आपको जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम 5 से भाग दे रहे थे, ठीक है। तो पूरा पूरा यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 आ गया, ठीक है, शेष पर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर एचसीएफ आपको कौन आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। तो 5 ही आपको आंसर हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन दे रहे हैं कि पी बटा, ध्यान दीजिएगा, पी बटा आपको पता है कि कोई भी प्रमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, ठीक है। अब अभी आप लोग को पूरा पूरा क्लियर कर दिए कि यहाँ पी ऊपर होता है क्यू नीचे होता है, ठीक है। तो पी की जगह पी दे दिया, और क्यू की जगह पर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n है, ठीक है, के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अभी आप लोग का हम पूरा क्लियर कर दिए कि शांत हम किसे कहते हैं, तो शांत हम उसे कहते हैं जिसमें जिसमें आपको बताया भी, हम क्लियर किए कि अगर हर मतलब बटा में, अगर हर में 2 और 5 रहेगा, या 2 रहेगा या 5 रहेगा या दोनों रहेगा, अगर इतना रह गया तो समझिए वो शांत होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला रख दिया है, देखिए 2 गुने 5, ठीक है ना, 2 के पावर रहेगा और 5 के पावर रहेगा, इसके रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है कि नहीं। देखिए कुछ है नहीं, हमको कह रहा है कि इसको इसको इसके रूप में लिखना है, ठीक है। तो आपको पता है कि 0.67 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग बता चुके हैं कि इसमें बार नहीं है। तो बार नहीं है इसका मतलब क्या, और आसान है, कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर दिया है बाबू टोटल वहां पर लिख दो, तो 0.67 हो गया, ठीक। पॉइंट को 1 मानते हैं, ठीक ना, पॉइंट के बाद क्या अंक है, 1 अंक 2 अंक है, तो 2 को 0 हो गया, ठीक ना। ये कब करना है, जब यहाँ पर देख रहे हैं कहीं आपको बार नहीं है, बार का मतलब क्या हुआ, कोई भी रिपीट यहाँ पर नहीं है, ठीक ना। इस तरह से रहेगा तो इस तरह से हम नहीं बनाएंगे, ठीक ना। अभी आप लोग बताएंगे जब बार रहेगा तो क्या होगा, ठीक। अभी छोड़िए सब, यहाँ पर 0.67 को करेंगे, जो यहाँ पर है बाबू सब लिख दीजिए, ठीक। अब पॉइंट को 1 मान दीजिए, अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक है, तो 2 0 हो गया, ठीक। अब देखिए अभी आपको पता है कि कोई भी संख्या या कोई भी अंक के पहले 0 का वैल्यू नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 6 7 हो गया, 6 7 लिख दिए, बटन कितना 100 हो गया, तो 6 7 को 6 7 लिख दीजिए। अब देखिए 100 के निकालिएगा, अगर आपको 100 के निकालना होगा एलसीएम, तो 2 से 50 कर दीजिए, 2 से 25 कर दीजिए, ठीक ना, और यहाँ 5 गुने 5 कर दिए, तो देख रहे हैं कि 2 हमको क्या हुआ है, 1 2 गो, तो 2 गो हो गया, गुने 5 कितना आ गया, 1 2 गो, तो 5 भी कितना होगा 2 हो गया। तो देखिए तो ये आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में है, तो देखिए 67 बटा 2 के पावर 0 गुने 5 नहीं, यहाँ पर कितना 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, तो ऑप्शन बी हो गया। देख रहे हैं ना कितना आसान है, बहुत आसान है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा तब, और आपको लग रहा है कि हाँ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है ना, तो प्लीज
अपना दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उसको भी हेल्प हो जाएगा तो और अच्छा है कि नहीं? तो बात वही कर रहे हैं, आपसे जितना किसी का हेल्प हो सकता है ना, आप उतना कीजिए। देखिए बाबू, इस दुनिया में कुछ नहीं है, समझे ना? बस यही है कि आप कितने लोग की हेल्प कर रहे हैं, ठीक ना? आप कितना अच्छा चीज़ किए हैं, वही आपको याद रखेगा, ठीक ना? आपके पास कितना पैसा है, धन-दौलत है, वो कोई मायने नहीं रखता है। आप कुछ लेके नहीं आए हैं और कुछ लेके नहीं जाएँगे। ठीक ना? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएँगे, इसलिए इस दुनिया के लिए कुछ न कुछ दे के जाइए। तो कोशिश किया कीजिए कि कुछ न कुछ हम दे के जाएँ, ठीक ना? देखिए, जिस तरह से हम लोग बाहर में पढ़ते हैं रेंट दे के ना, कि चलिए हम 1-2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, 4 साल रहेंगे, उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर हम लोग क्या है, एक रेंट पर रखे हैं, ठीक ना? रेंट पर रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई 50 साल के है, कोई 60 साल के है, कोई 20 साल के, कोई 10 साल के है, कोई 2 ही महीना में चल जा रहा है, कोई जन्म लिया फिर वैसे चला गया, ठीक ना? मतलब कहने का मतलब क्या, हम लोग यहाँ रेंट पर हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं अरे भाई यहाँ तो हमारा घर है। कुछ नहीं है भाई, सब मोह माया है। सब क्या है? सब मोह माया है। आप सोच के देखिए, इस दुनिया का सबसे सच मतलब जान सच्चाई क्या है ना, एक दिन सबको मरना है। फिर भी लोग आपस में लोग लड़ते हैं, ठीक ना? समझिए, यहाँ पर मोह माया है, यहाँ पर कुछ नहीं है। बस आपको इसलिए याद रखते हैं ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, फलाना आदमी अच्छा था। इसका मतलब आपको अच्छाई पर और बुराई पर ध्यान दिया जाता है, ठीक ना? अगर आप अच्छा कीजिएगा ना, तो आपको फ्यूचर में आपको लोग याद करेंगे। अगर आप अच्छा नहीं कीजिएगा तो आपको कौन याद करेगा? कोई याद नहीं करेगा। इसलिए कोशिश कीजिए ना कि आपको कुछ न कुछ लोगों के लिए करके जाएँ, ठीक ना? क्योंकि तभी देखिए, अगर आप अच्छा कीजिएगा ना, तभी आपको आगे नाम लिया जाएगा। अगर आप अच्छा नहीं कीजिएगा तो कोई नाम नहीं लेगा, ठीक ना? तो बात वही कर रहे हैं, आप किसी न किसी को हेल्प कीजिए। लेकिन आजकल लोग सोचता है ना कि नहीं फलाना आदमी को बता देंगे ना, तो हमको से आगे निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं बाबू, पढ़ाई ऐसा चीज़ है ना कि आप जितना बाँटिएगा ना उतना बढ़ेगा, ठीक ना? लेकिन पैसा है ना, पैसा आप बाँटिएगा तो घट सकता है, लेकिन पढ़ाई आपको ऐसा चीज़ है जितना बाँटिए उतना बढ़ेगा, ठीक है? तो बात वही कर रहे हैं, आप किसी को हेल्प कीजिएगा, ठीक ना? अब देखिए 13 नंबर यहाँ क्या कर रहा है कि 0.49 देखिए 0.49 के ऊपर बार है, ठीक ना? इतना को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए हम सब चीज़ आपको लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक ना? इसलिए कर रहा, अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिएगा, ठीक है? फिर भी हमें यहाँ पर कोशिश है कि आप लोग को बता दें, ठीक है? देखिए यहाँ पर 0.49 आपको बता दिए, जिसमें बार नहीं है उसको कैसे करना है, ठीक है? लेकिन 0.49 है, 0.49 है, इसको कह रहा है कि p बटा q के रूप में लिखना है, ठीक? देखिए हम 9th क्लास में पढ़ चुके थे एक इसको x मान के बनाने के लिए, ठीक है? लेकिन हम लोग 10th में ऑब्जेक्टिव में टिक मारना है, ठीक ना? डायरेक्ट टिक मारना है। तो हमको टाइम को भी ध्यान में रखना है, ठीक है? तो क्या करना है, इसका सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 0.49 को निकालना है, तो कुछ करना नहीं है, बस इतना देखिए, जो यहाँ पर है जिसमें बार है नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर लिख दीजिए। 0 है, 4 है, 9 है, लिख दिए। माइनस किसको करना है, माइनस हम उसको करेंगे जिस पर बार नहीं है, ठीक है ना? देख रहे हैं कि 4 और 9 के ऊपर बार है, बार का मतलब ये 4 9 बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक ना? बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर बार लग गया, ठीक ना? तो देखिए जो यहाँ पर है वो लिख दिए, ठीक? पॉइंट में है या कुछ हो, कोई मायने नहीं है, ठीक ना? यहाँ पर देखिए जो है वो लिख दिए। माइनस किसको करना है, जिस पर बार नहीं है। तो बार किस पर नहीं है जी, तो देखिए बार सिर्फ 0 पर नहीं है, तो यहाँ पर 0 लिख दिए। हमको 0 को घटा देना है, ठीक ना? देखिए एक बार और देखिए, जितना है उतना लिख देंगे। माइनस किसको करना है, जिस पर बार नहीं है, तो बार देख रहे हैं 0 पर नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे 0 लिख दिए। बटा में देखिए, बटा में हमको पता है कि यहाँ भी निकाले तो बटा में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के बाद ही काम करते हैं, ठीक ना? तो यहाँ पर क्या किए, पॉइंट को 1 माने, ठीक ना? अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, एक अंक 2 अंक है, तो 2 0 हो गया, ठीक ना? कब किए, जब यहाँ पर बार नहीं था, लेकिन यहाँ पर बार है, ठीक ना? तो पॉइंट के बाद काम क्लियर नीचे करेंगे। देखिए पॉइंट के बाद देखते हैं कि अगर यहाँ पर नियम क्या है कि जिस पर बार है, जिस पर बार है उसके जगह पर 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। और जिस पर बार नहीं है ना, उसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है? लेकिन पहले हम लोग बार पर लिखते हैं, उसके बाद 0 लिखते हैं, ठीक है? तो देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 2 ही अंक है, 4 और 9 है, और दोनों के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर बार है, इसका मतलब 2 को 9 हो जाएगा, 2 को कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक ना? ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के मान लीजिए आपको जो 4 है ना, ये जो बार है वो आपको फिर सिर्फ
आपको 9 पर आएगा। क्या होगा? 9 पर आता है। क्या रहता है? 9 पर। तो अगर 9 पर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो था वो लिख देते हैं माइनस, जिस पर बार नहीं है उसको घटाते हैं। तो बार किस पर नहीं है? 0 4 के, 0 4 के घटा देते हैं। ठीक, बट हम क्या करते हैं, बटम हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जिस पर बार है उसको 9 लिखते हैं। तो बार के ऊपर एक ऊपर है तो एगो 9 लिख देंगे। ठीक, और यहाँ पे देखिए जिस पर बार नहीं है उसकी जगह पे 0 लिख देते हैं। ठीक ना, तो बात वही कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर दो गो बार है, दोनों पर बार है, इसलिए यहाँ पे एगो दो गो 9 हो जाएगा। ठीक ना, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर 9 है तो यहाँ पे 9 नहीं, जिस पर बार रहेगा, बार देख रहे हैं दोनों अंक पर है, इसलिए 2 × 9 हो गया। ठीक ना, अब देखिए 49 के पहले 0 का वैल्यू नहीं होता है। 49 में 49 में से 0 जाएगा, 49 ही बचेगा और 99 बटा में है। ठीक ना, इसलिए 49/99 आपको हो जाएगा आंसर। देख रहे हैं ना, बहुत आसान है, बस आप लोग को ध्यान देना है। ठीक ना, अब देखिए 14 नंबर क्या कर रहा है, यदि P तथा Q, ध्यान दीजिएगा, यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं तो इतना इतना का मसा क्या होगा? मसा मतलब HCF। क्या होता है? HCF। देखिए बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें कॉमन देखना है। क्या देखना? कॉमन देखना है। देखिए कह रहा है यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं तो PQ, देखिए यहाँ पर P के पावर Q और Q इतना और इतना, मतलब P² Q का मसा, मसा मतलब क्या होता है? HCF होता है। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, मसा क्या होगा? देखिए पहले देखिए P क्या गो है? 3 गो है, तो P गुने P गुने P गुने P। Q क्या गो है? एगो Q है, हो गया। ठीक, अब देखिए P क्या गो है? 2 गो, तो P गुने P हो गया, और Q क्या गो है? एगो Q है, Q हो गया। हम इसको क्या किए? गुणनखंड कर दिए, तोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर निकालने के लिए करा HCF। HCF में क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखते कॉमन क्या चाहे, कॉमन जो है उसी को तो बोलेंगे HCF। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 गो P है, यहाँ पर 2 गो P है। ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे Q, यहाँ पे Q है, तो देख रहे हैं कि हमको कॉमन क्या आ रहा है जी? तो हमको देख रहे हैं कॉमन, देख रहे हैं कि आपको 2 गो P है, 2 गो P में से देखिए ध्यान दीजिएगा 2 गो P आपको कॉमन है, 2 गो P यहाँ पर, 2 गो P यहाँ पर, 2 गो P यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 गो P का जोड़ा लग रहा है। ठीक है, लिख दिए। एगो Q है तो एगो Q लिख दिए, मतलब देखिए जोड़ा में से एगो निकाला है, तो देखिए यहाँ पे P, यहाँ पे एगो P निकाल दिए, यहाँ पे P, यहाँ पे P, तो एगो P निकाल दिए। यहाँ पर 2 गो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, 2 गो में से एगो निकालेंगे तो कितना हो गया? P² Q। P 2 गो था, P² हो गया, और Q को Q लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन में कोई है P² Q, यहाँ पे देखिए बी नंबर P² Q, ये आपको ऑप्शन कौन होंगे? बी सही। ठीक ना, बस देखना है कि दोनों में है कि नहीं। तो दोनों में देखिए, दोनों में जो रहेगा ना उसी को तो बोलते हैं HCF, उसी को बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक ना, यहाँ देखिए यहाँ पे P, यहाँ पे P, तो एगो P निकाल दिए, तो यहाँ पे P देखिए, यहाँ P निकाल दिए, ये भी Q था, यहाँ पे Q निकाल दिए। हमको निकालना किसको है? जो जिसमें आपको दोनों में रहना चाहिए, कॉमन रहना चाहिए। देखा कि यहाँ भी 2 गो P है, यहाँ भी 2 गो P था, इसलिए 2 गो P निकाल दिए। ठीक, यहाँ भी एगो Q था, यहाँ भी एगो Q था, एगो Q निकाल दिए। कौन दिक्कत है? हमको बस दोनों में से एगो को खींचना है। यहाँ पर 4 गो था, 4 गो, 2 गो ही 2 गो ही, 4 गो में से 2 खींच दिए। जैसे समझिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे आपको 2 में से एगो निकालिए, चाहे आपको 4 गो में से 2 गो निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो देखिए 2 को जोड़ा लग रहा था, 2 को निकाल दिए, एगो यहाँ पर था, एगो यहाँ निकाल दिए। क्लियर? अब देखिए अब 15 नंबर क्या कहता है, √12 का परमेकरण गुणांक क्या है? देखिए बहुत सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, √12 का परमेकरण मतलब देख रहे हैं कि √12 बात कर रहे हैं, √12 तो √12 कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर देखेंगे हम कि 2 × 2 × 3, देखिए तो 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, तो कह रहे √12 का परमेकरण। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, √12 का परमेकरण गुणांक क्या है? परमेकरण। अभी देखिए √12 कैसा परमेय है कि अप्रमेय है? तो √12 आपको अप्रमेय है। क्यों? क्योंकि 12 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसको क्या बोलते हैं? अप्रमेय बोलते हैं। ठीक है, तो √12 में हम क्या गुना कर दे, √12 में क्या गुना कर दे कि परमेय बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है कि √12 का परमेकरण गुणांक, परमेकरण गुणांक क्या होगा? ठीक ना, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 गो में से एगो निकालते हैं, 2 गो 2 था, एगो निकाल दिए। ठीक, गुने यहाँ पर 3 एगो है, 3 यहाँ पे एगो है, अगर 3 एक और रहता हम 2 गो में से एगो निकाल सकते थे।
इसका मतलब अगर हम √3 से गुना कर दिए तो रूट ई भी तो हम अंदर लिख दिए, ठीक ना। तो 2 में से एगो हम निकालेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं हम रूट से बाहर निकल रहा है, कब, जब √3 से गुना कर रहे हैं तब। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन कौन होगा, ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर √12 का परिमेयकरण गुणांक चाहिए तो √12 में अगर √3 गुना कर देंगे, √12 में √3 गुना कर देंगे तो बढ़ती 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, ठीक ना। तो 6 आपको क्या परिमेय संख्या है, इसलिए आपको आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको पूछ रहा है कि √12 का परिमेयकरण क्या होगा, परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। अब परिमेयकरण करने का मतलब क्या हुआ कि आपको √12 में क्या गुना कर दे कि वो परिमेय हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर √3 गुना कर देंगे तो आपको परिमेय हो जाएगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।